नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई, नमस्कार। बिहार के इलेक्शन का सेकंड राउंड खत्म हुआ, एग्जिट पोल आ गए और एग्जिट पोल काफी मजेदार हैं। मजेदार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इंटरटेनमेंट है। एक एग्जिट पोल बता रहा है कि एनडीए की 206 सीटें आ रही हैं। तो अब 206 सीटें एनडीए की हो गई, बाकी बची 37। अब 37 में मुझे लगता है कि भाई कुछ कुछ जनसुराज पार्टी भी ले जाएगी, कुछ एआईएमआईएम भी ले जाएगी, कुछ नहीं तो मुझे सब लगता है लोग मिल मिला 37 में 7 ओएसी ले जाएगा, 25 जनसुराज ले जाएगी, तो बाकी हुई के 10 में महागठबंधन होगा। 10 सीटों हाँ पर 10 पे होगा। हाँ, और मतलब अगर महागठबंधन कोई होगा। इंडिपेंडेंट आ गया, मान लीजिए बीएसपी एक जगह से सुन रहे थे, बहुत अच्छा लड़ रही हाँ थी, तो हाँ हाँ, बीएसपी भी नहीं एक तो आधे, वो तो है, तो शायद दहाई में आना मुश्किल होगा महागठबंधन को। हाँ, महागठबंधन। ये कुछ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी ये लगता है कि ये कौन लोग हैं। 2024 का जब लोकसभा इलेक्शन हो रहा था तो 400 पार 400 पार 400 पार आया 240, और वो भी 240 अब तो एक नहीं कई जगह से ये बार बार इसके एविडेंस आ गए हैं कि वो भी चुराया चुराया हुआ। नहीं, एडीआर की रिपोर्ट है सर, 60 सीटों का एडीआर ने रिपोर्ट दी है। 60 सीटों पे मत चोरी हुई है। यदि ये माने मोटे मोटे तौर पे एडीआर की रिपोर्ट माने तो ये जी 180 पे है। जी। ये और 180 पे है और उसके बाद 60 जुगाड़ के हैं। और और निर्मला जी के हस्बैंड जो परकाला जी की अगर रिपोर्ट कल परसों उन्होंने भी एक बड़ा खुलासा किया, उनके हिसाब से 80 कम है। तो वो तो कहते हैं कि ये भाई साहब मतलब इन लोग 150 160 वाले हैं। अच्छा, हाँ, अगर इस ये तरह तो का फिर वो ये तो निशिकांत दुबे भी कहता है। हाँ ये तो निशिकांत दुबे ने भी कहा कि बीजेपी की हाँ औकात 150 से ज्यादा की नहीं है। ये तो मोदी जी है जो सीटें लेके आते हैं। तो मोदी जी जी। माने ज्ञानेश कुमार है जो बाकी सीटें लेके आते हैं। तो तो इस पे जब मैं पहला आपसे इसी पे एक वो है कि ये जो नहीं, देखिए, आ, दो बातें, जी आनंद जी, दो बातें होती है। एक होता है कि आप इंग्लैंड में बैठे, अमेरिका में बैठे, आपको भारत में क्या हो रहा है मालूम ही नहीं है। दो चार अखबार पढ़ के आप इधर उधर की बातें करते हो। और एक होता है कि आपको ग्राउंड रियलिटी का एक एक जिले का रिपोर्ट आपके पास आती है, एक एक वीडियो आता है, ऑडियो विजुअल आता है, ऑडियोज आते हैं। तो ये एग्जिट पोल गले नहीं उतरते। जहां गृह मंत्री की, प्रधानमंत्री की रैलियों में कुर्सियां खाली, गृह मंत्री को गुहार लगानी पड़ी, ये सुरक्षा वाले छोड़ दे भाई, अंदर लोगों को रोको मत, ताकि लोग ही नहीं सुनने के लिए। ये बात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रैली में दिखाई दी। प्रधानमंत्री का पटना का रोड शो वॉशआउट हुआ, बच्चों को खड़ा करना पड़ा। वो भी एक ही साइड को दिखा रहे थे, एक साइड तो पूरा ब्लैंक था। जो पहले इनके अभूतपूर्व रोड शो हुआ करते थे, और उसके और आज में, मैं प्रधानमंत्री के पुराने 5 साल पुराने रोड शो और आज के रोड शो में ही देखता हूं तो एकदम जीरो, मतलब मुझे वो 10 में नंबर पे था तो ये एकदम एक नंबर पे, मतलब 9 नंबर कम है। फिर आप देखिए, अ, विधायकों को, उप मुख्यमंत्री तक को गोबर से लोगों ने पीट पीट के भगाया है। जी विधायकों को गांव में घुसना मुश्किल हो गया था, और जहां घुस गए तब लोगों ने बिल्कुल ऐसे सवाल पूछे कि वो भागते नजर आए। ये सारे वीडियो सामने हैं। ठीक है, ये सब कुछ होने के बाद दूसरी तरफ तेजस्वी की रैली हो, अखिलेश की रैली देखो आप, पैर रखने को जगह नहीं। राहुल गांधी की रैली में भयानक प्रतिशत। ये सब क्या दिखाता है? उसके बाद बढ़ता हुआ परसेंटेज वोटिंग का, पहला फेज और दूसरे फेज में भयानक बढ़ा। ये सारा इंडिकेशन एक तरफ जाता है कि महागठबंधन की सरकार आ रही, बदलाव की सरकार आ रही है। लेकिन एग्जिट पोल आए। अब एग्जिट पोल दो टाइप के होते हैं। एक एग्जिट पोल होते हैं कि जो सरकार को खुश करने के लिए होते हैं, सत्ता पक्ष को। और मुझे थोड़ा डर जो लग रहा है अभी, खासकर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद, क्या ये एग्जिट पोल डिजाइन किए जाते हैं मतों की डकैती और चोरी करके विजय पाने के लिए? क्या ये एग्जिट पोल उसकी पहले की एक पार्श्वभूमि है कि जब आप बोलो कि 200 आ गई सीट तो बोलो कि देखो सर्वे वाले भी कह रहे थे, अब जनता ने वोट दिया, आप क्यों चिल्ला रहे हो? क्या इसकी पार्श्वभूमि बनाने की बात करते हैं? मत चोरी कैसी हुई सबको पता है।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे सूर्यकांत जी, उनका बड़ा विश्वास था चुनाव आयोग पे कि जो SIR किया, इंटेंसिव सर्वे, गहन पुनर्निरीक्षण, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कोई मतदाता छूटे नहीं। थोक में मतदाता वापस गए हैं, इतने वीडियोज हैं। मतदानी नाम ही काट दिए उनके। अब परिवार में 3 लोग मतदान है, 3 लोग नहीं है, तो ये परिवार क्या आधा बांग्लादेशी है और आधा मतलब बच्चे बच्चे बांग्लादेशी है और पिता पिता इंग्लिश भारतीय है? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अब हो तो गया, 5 साल के लिए अब वो बेचारे रह गए बाहर, मताधिकार से वंचित। इसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे चिंता हो रही है, वो उस तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आपका, आनंद जी, और दर्शकों का भी, क्योंकि 6 तारीख को पहले फेज का चुनाव हुआ संपन्न। सारे स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें चली गई, स्ट्रांग रूम सील हो गई। पहले क्या सिस्टम थी कि स्ट्रांग रूम के बाहर ही लोग चेयर डाल के, टेबल डाल के, गद्दे डाल के सोते थे, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, ताकि स्ट्रांग रूम की सील कोई तोड़े नहीं। बिल्कुल उसी दिन टूटे जिस दिन मतगणना के लिए मशीनें जाएगी। ये नया इन्होंने शगुफा छोड़ दिया कि स्ट्रांग रूम के दरवाजे पे कोई नहीं रहेगा। 100 मीटर दूर आप एक टेंट खड़ा कर दीजिए, 50 मीटर 100 मीटर दूर। स्ट्रांग रूम के दरवाजे पे सीसीटीवी कैमरा होगा, उसका लिंक आपके पास होगा, तो आप वहां से मॉनिटर करिएगा। वहां से लगातार देखिए कोई स्ट्रांग रूम में घुसा तो नहीं। लेकिन 6 तारीख की रात से 6, 7, 8 इन तीनों रातों को पहले फेज में जो 10 जिलों में चुनाव हुए, शायद ही कोई जिला बचा, शायद ही कोई स्ट्रांग रूम बची जहां सीसीटीवी कैमरा बंद नहीं हुआ। कहीं आधे घंटे के लिए, कहीं 1 घंटे के लिए, कहीं कहीं 1.5 घंटे के लिए। और जब ये रात को बंद हुआ तो पता पड़ा कि स्ट्रांग रूम के उधर जो प्रतिबंधित एरिया है वहां पिकअप वैन जा रही है, लोग गले में आई कार्ड टांग के लोग घुसे हुए हैं। ये लोग टेंट से दौड़े टॉर्च ले लेके, हंगामा हो गया। चुनाव आयोग को कंप्लेंट की तो चुनाव आयोग ने कहा कि वो मतगणना की तैयारी करने के लिए गए थे। मुझे बताइए रात को मतगणना की तैयारी 6-7 तारीख को क्या करना है जब 14 तारीख को मतगणना है? और मतगणना की तैयारी के लिए तो 11 तारीख के बाद 12 और 13 आज का और कल का दिन है ना, परसों मतगणना है। ये 2 दिन है आपके पास, इस 2 दिन में आपको तैयारी करनी चाहिए। 6 तारीख को रात को स्ट्रांग रूम की तरफ आपके अधिकारी क्यों चक्कर काट रहे हैं? क्या मशीनें बदली जा रही है? क्या कोई जनादेश पे डकैती हो रही है? और इस मेरे अंदेशे को बल मिलता है जब 2 दिन बाद वीवीपैट की पर्चियां मिलना शुरू हो जाती रास्ते पे। कूड़ेदान में 2-2, 3-3 जगह वीवीपैट की पर्चियां कैसी कूड़ेदान में पहुंची? अब चुनाव आयोग ये तो नहीं कह पाएगा कि वो चुनाव आयोग ने वीवीपैट की पर्चियां चुनाव की मतगणना की तैयारी के लिए फेंकी, ये तो नहीं बोल सकते। ये तो गले उतरने वाली बात नहीं थी। रात को 1:30-2 बजे आपके अधिकारी जा सकते हैं अंधेरे में मतगणना की तैयारी करने। पर्चियां कौन से तहत फेंकी गई? तो इनको 1-2 लोगों को सस्पेंड करना पड़ा। जबकि मुझे लगता है कि जिन मतलब बूथों की ये पर्चियां थी वहां पे फिर से चुनाव होने चाहिए। कि ये क्यों होता है, पर्चियां क्यों फेंकी जाती है, गायब की जाती है? ये किसी को पर्चियां डिस्पोज करने के लिए दी होगी, लेकिन उसने क्या किया, पर्चियां जलाने या कहीं नदी में या नाले में बहाने या गायब करने के बजाय उसको रोड पे फेंक दिया। उसने अपना काम पूरा कर लिया, भाई मैंने तो फेंक दिया, मुझे पता नहीं, और ये पकड़ी गई तो पता पड़ा। ऐसे कितनी बूथों की पर्चियां गायब की गई पता ही नहीं। और ये गायब क्यों होती है कि जब नतीजे आएंगे तब लोग को के नतीजे गले नहीं उतरते। फिर
सुप्रीम कोर्ट के दिए गाइडलाइंस के अनुसार 2 नंबर पे जो उम्मीदवार है या 3 नंबर पे जो उम्मीदवार है, ये दोनों उम्मीदवारों में से कोई भी एक उम्मीदवार या दोनों उम्मीदवार तयशुदा रकम भर के कुछ बूथों का सत्यापन करवा सकता है वीवीपैट की पर्चियों से मशीन का, कि मशीन नंबर सो एंड सो में इतनी वीवीपैट की पर्चियां निकली, पर्चियां ये कहती है और आपकी मतगणना ये कहती है। ये कैसा मिसमैच हो गया। तो हरियाणा के चुनाव में इन्होंने क्या किया, विधानसभा में इन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने हमको मशीन चेक करने के लिए बोला था, इसलिए हम मशीन लाए हैं, इसको एक बार चेक करें। वीवीपैट की पर्चियां कहाँ है? बोले नहीं, वो वीवीपैट की पर्चियां का सत्यापन तो है नहीं, हमको तो नहीं समझ में आ गया कि वो वीवीपैट की सत्यापन बोल रहे थे, ताकि फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ कि आपने क्या कहा, जरा एक बार इलाबोरेट कर दो इनको। वो मामला पेंडिंग ही है। अब यदि वीवीपैट की पर्चियां गायब है तो आप ये समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली मतदान कितना हुआ और क्या हुआ, गड़ब मशीन क्या बोल रही है और ये मशीन सच बोल रही है, मशीन बाद में मैनिपुलेट की गई है। क्योंकि वीवीपैट की पर्ची ही मिलान करने के बाद पता पड़ेगा कि ये सही बोल रही है मशीन या गलत बोल रही है, या मशीन बदली गई है। तो यदि आपको मशीनों को मैनिपुलेट करना है, बदलना है, तो वीवीपैट की पर्चियां गायब करनी होगी। मुझे नहीं लगता कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर इतना मूर्ख होगा कि वीवीपैट की पर्चियां फेंकने के लिए बोलेगा। इतने कुपढ़ और अशिक्षित लोग तो पीठासीन अधिकारी हो नहीं सकते। तो ये क्या डिजाइन किया गया है पूरा प्लान? जी, मतदान सूची में डिलीट करके, ऐड करके या जोड़ के या हटा के मत चोरी होती है। ये क्या स्ट्रांग रूम में खेल करके मत को डकैती हो रही है? वीवीपैट की पर्चियां बाहर फेंक के डकैती हो रही है, और उस डकैती को जस्टिफाई करने के लिए एग्जिट पोल के नतीजे ऐसे बताए जा रहे हैं। अब कोई एग्जिट पोल जिसने भैया 200 के आसपास दिया, भयावह दिया, उसने 2-3 पॉइंट बताए। उसने कहा कि पहला पॉइंट, मैं उन सज्जन का नाम भूल गया, उन्होंने बोला पहला पॉइंट यह है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में बेहतरीन कोऑर्डिनेशन था इस चुनाव में, उसका ही नतीजा है। भाई साहब, पूरे चुनाव में अमित शाह और नीतीश कुमार 15 मिनट के लिए मिले। नीतीश कुमार कभी अमित शाह नरेंद्र मोदी के स्टेज पे भी नहीं रहे, ना रोड शो में साथ में रहे। कोऑर्डिनेशन कैसा? दूसरी बात उन्होंने कही कि नीतीश कुमार का महिलाओं में जबरदस्त क्रेज है और 10,000 रुपए ने बहुत मदद की। महिलाओं के जो इंटरव्यू आ रहे थे वो कह रहे थे कि 10,000 रुपए दिए तो क्या गुलाम कर दिया क्या? रैली को बुलाया, खाने तक नहीं दिया। और तीसरी बात उन्होंने बोली कि राहुल गांधी ने ठीक से मेहनत नहीं की। अब राहुल गांधी की टोटल रैली देखो तो मोदी जी की रैली से ज्यादा है बिहार में। उसके पहले मताधिकार यात्रा 15 दिन की, एक एक दिन में 3-3 जगह संबोधन। शायद राहुल गांधी ने किसी राज्य में इतनी मेहनत की होगी इतनी बिहार में की। और उसके बाद ये तथाकथित सो कॉल्ड सेपोलॉजिस्ट जो 200 के ऊपर सीटें दे रहे हैं, वो कहते हैं कि राहुल ने थोड़ी कम मेहनत की। क्योंकि आपको आपका झूठ जस्टिफाई करना है तो 10 झूठ बोलने पड़ते। कुल मिला के एग्जिट पोल जो है ये मुझे एक वेल डिजाइंड प्लान दिखता है, क्योंकि आनंद जी, बिहार के नतीजे ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए जीने मरने का सवाल है। जी, जी। एकमात्र एक राज्य नहीं है कि जो आप फिर सत्ता में आ रहे हैं। सत्ता में आने जाने से इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बिहार हार गए तो हार गए, कर्नाटक हार गए तो हार गए, वो फर्क नहीं पड़ता करेक्ट। इनको। लेकिन बिहार के नतीजे इन दोनों गुजरातियों का राजनीतिक भविष्य तय करेंगे बीजेपी के अंदर।
बिहार के नतीजे मैं ही, क्योंकि जी अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम नहीं आया है। राष्ट्रीय अशोक अध्यक्ष का चुनाव या नियुक्ति ये बिहार के चुनाव के नतीजों पर डिपेंड है। जी यदि बिहार के नतीजे विपरीत जाते हैं तो इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ गुजराती एरा इन बीजेपी। और ये बीजेपी यदि यहां जीतती है तो इट्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ संघ इन पॉलिटिक्स। जी ये बहुत अहम बात है, इसीलिए ये नतीजे बहुत अहम है। इसलिए जी ये एग्जिट पोल एक लाइन से जो आए ये मुझे डर देता है, क्योंकि चुनाव आयोग मैंने देखा चुनाव आयोग क्या है। अब तक चुनाव आयोग के बारे में ना बोलो तो ज्यादा अच्छा है। जी चलते चुनाव में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर हुए 30 लाख महिलाओं के लिए और चुनाव आयोग चुप रहा। मैं चलते मैं चुनाव अशोक में भाई मैं अशोक भाई एक और इम्पोर्टेंट चीज है, उस पे भी बात करना इसलिए जरूरी है कि वो देश की अहम है। एक तो मैं इससे इतना जोड़ दूं कि ये जो जितने ये सब एग्जिट पोल वाले हैं, इन इसने हालांकि सरकार की तरफ से मानक तय हैं, ये लिखा गया है कि अगर आप ये करते हैं तो आपको बताना होगा क्या बेसिस थी, क्या सैंपल साइज थी, क्या वोट परसेंटेज का वर्ग, किस किस एज ग्रुप को, किस वर्ग को कहां कहां किया गया, सब बताना होगा। और ये भी बताना होगा कि आपको किसने असाइन किया था, आपको पैसा किसने दिया था। ये इस कानून है, लेकिन इसमें तो मैंने तो एक में भी नहीं देखा कि किसी ने बेसिस, सैंपल साइज, वोट परसेंटेज और किसने असाइन किया, ये सब बताया। एक और अहम सवाल आ गया है अशोक भाई, और इस पे सब लोग ने शांति बनाए रखी। अभी भी एक एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, बहुत बड़ी घटना है दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट। 3 दिन हो गए हैं, पहले पहले खबर आई कि आरडीएक्स था, फिर खबर आई नहीं नहीं नहीं, नहीं ये अमोनियम नाइट्रेट था, फिर खबर आई है कि अमोनियम नाइट्रेट जैसा कुछ था। पहले खबर आई 2900 किलो पकड़ा गया, फिर आई नहीं नहीं नहीं, नहीं वो तो पटाखे वालों के यहां पकड़ा गया। सरकार आज 3 दिन हो गए हैं, दिल्ली उनकी नाक के नीचे है, वहां पे सब धमाके हुए हैं, अमित शाह खुद गए हैं मौके पे। अभी भी सरकार ये क्यों नहीं बता रही है कि भाई आरडीएस था, अमोनियम नाइट्रेट था, किसने किया, कौन इन्वॉल्व है, क्या क्या है। उस पर बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है कि सब ये इसकी, अच्छा क्या कह रहे हैं, आज इसकी जांच होगी, तो जांच नहीं होगी तो क्या और क्या होगा। आज एक मुंबई हाईकोर्ट के बड़े वकील दिल्ली आए थे, क्योंकि आज दिल्ली में उस शिवसेना के सिंबल को लेके केस था। तो क्योंकि उनको 10 बजे कोर्ट जाना था तो मैं उनके पास 8 बजे सुबह पहुंच गया था बात करने के लिए। मेरे मित्र थे। तब कुछ पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने आए, मराठी। उनमें से 3-4 पत्रकार ऐसे थे कि बॉम्ब ब्लास्ट होने के तुरंत बाद वो उस एरिया में पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि भाऊ हमारी जिंदगी गई है रिपोर्टिंग करते करते, लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा कि एक एक एजेंसी आती थी और चक्कर मार के जाती थी, चेकिंग नाम से कोई बात नहीं थी हो रही थी, मानो ट्रायल हो रहा है, फॉर्मेलिटी निभाई जा रही है। नहीं तो बोले ब्लास्ट हमने भी देखे। मुंबई का ब्लास्ट के समय में मुंबई में था, रिपोर्टिंग कर रहा था। तब फॉरेंसिक एजेंसी आती है, वो एक एक चीज उठा के ले जाती है, सब दिखता है। यहाँ बोले हम देख रहे कोई एजेंसी वाले आए आए एक राउंड मार के चले गए, दूसरे आए राउंड मार के चले गए। सवाल ये नहीं है कि आरडीएक्स था, अमोनिया था, क्या था। सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर ये हुआ कैसे, इंटेलिजेंस फेलियर किसका रहा। यदि आरडीएक्स फरीदाबाद में पकड़ा जाता है दिल्ली को बिल्कुल नाक पे, तो ये 300 केजी से ज्यादा आरडीएक्स कैसा वहां तक पहुंच पाया। AK-47 AK-56 कैसी पहुंच पाती। यदि उत्तर प्रदेश में 2900 किलो से ज्यादा विस्फोटक मिलते हैं तो ये ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, ये कहां से आया, इसका सोर्स क्या। ये ऊपर से आया तो, यदि बॉर्डर के उस पार से आया तो कैसा आया। जी और आपको श्रीनगर पुलिस इनपुट देती है, लेकिन
हरियाणा पुलिस या दिल्ली पुलिस का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या करता है? मुंबई पे जब हमला हो गया था तो इंटेलिजेंस फेलियर के नाम से नरेंद्र मोदी गुजरात से मुंबई जाके भाषण देके आए। और आज जब अपने नाक के नीचे बम ब्लास्ट होता है तो भूटान भाग जाते हैं। और भूटान में भी वो किस लिए गए, अडानी जी को कैसा ऑब्लाइज किया, वो भी खबरें हैं मार्केट में, अभी वो भी आएगी, अभी आ गए हैं डॉक्यूमेंट। तो आपके लिए उनके ये इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। पहलगाम का ब्लास्ट हुआ और जब विदेश यात्रा से वापस आए तो मुझे लगा कि चलो प्रधानमंत्री में कुछ तो सेंसिटिविटी दिखाई, लेकिन आके वो बिहार के चुनावी रैली में चले गए, पहलगाम नहीं गए। और वहां उस रैली से जाके ललकारते हैं वो। दिल्ली के बम ब्लास्ट के लिए वो भूटान जाके ललकारते हैं। जी, मैं अशोक भाई, मैं एक दो क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उस पे आपका एक वो लेना नहीं, जरूरी है। बॉम्ब ब्लास्ट आपने बहुत बड़ी बात कही। एक बात और है, यदि ये बॉम्ब जी, ब्लास्ट हुआ है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर कहां है? ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ तो फिर अब क्या कर रहे हैं आप? दूसरी नहीं ये तो बात, कहे आपने वॉर नहीं, आइडेंटिफाई कर मोदी जी दिए, कहेंगे लोग आइडेंटिफाई कर दिए, पाकिस्तानी वो जो आतंकी गठबंधन है, मतलब वो जो संगठन है, उनको आप आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं। और सीज फायर किया तो किस कंडीशन पे किया? जब हम विनिंग पोजीशन में थे और पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, तो फिर पाकिस्तान से क्या आपने अंडर राइटिंग लिया था कि वो ऐसा नहीं करेंगे फिर से? या ट्रंप के कहने पे सीज फायर किया था? कई पुराने सवालों के जवाब फिर देने होंगे इनको, क्योंकि उन सवालों के जवाब आज तक नहीं दे पाए। जी, जी, मैं अशोक भाई एक बात इसलिए क्योंकि वो भी ब्लास्ट है, लेकिन एक बड़ी चीज पे इस समय पूरा देश बैठ गया है, दिल्ली की तरफ लोगों का ज्यादा ध्यान है, जो ये पोल्यूशन वाला मामला हो रहा है। इस हाँ, समय जब अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस समय का करंट दिल्ली का पोल्यूशन 763 है AQI, और उनका जो PM2.5 है, ये मैं लोगों को इसलिए बार बार बता रहा हूं, PM2.5 सीधे लंग्स में जा रहा है, वो 450 से ऊपर है। दुनिया का मानक है कि 2.5 से 5 होना चाहिए, उससे चाल मतलब मालूम नहीं कितने गुना ज्यादा, वो तो कैलकुलेशन ही नहीं हो पाएगा। इस पे सरकार के पास कोई योजना नहीं है। ये दिल्ली में पटाखे भी उतने ही छुड़ाएंगे क्योंकि हिंदू हम हैं, ये मुझे सारे शादी शर्म में भी आती पटाखे है, छुड़ाएंगे। मुझे शर्म आती है कि हमारे पास ऐसी मुख्यमंत्री है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जाके पटाखों की परमिशन लेके आती है, ग्रीन पटाखे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ग्रीन पटाखे 2 दिन कुछ समय दे दिया था, पूरे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की निर्णय की धज्जियां उड़ रही थी और दिल्ली पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी थी। मैं इन सनातनियों को पूछता हूं, भाई मैं भी सनातनी हिंदू हूं, मैं भी हिंदू धर्म से मानता हूं, भाई कौन सी इसमें फटाके थे यार? कब राम आए तो फटाके फूटे? बारूद का आविष्कार कब हुआ? और ये दिवाली में फटाके कैसे? मतलब मैंने देखा दिवाली की पूजा में भी फटाके रखते हैं, मतलब भैया ये कौन सी पूजा है? कहां से आ गया ये? क्योंकि आपको पॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं, आपको किसी बात से कोई लेना देना नहीं, आपको सिर्फ एक बात से लेना देना है कि मुझे लोगों को खुश करना है, फोड़ो फटाके, बाकी तुम्हारी जो ऐसी की तैसी हो जाएगी। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जब शीला दीक्षित की सरकार थी, यही बीजेपी वाले सुबह से शाम तक पॉल्यूशन के नाम से रोते थे। आज क्यों चुप है? बड़े प्लेन भेजे गए थे, ऊपर ऊपर से बरसात करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, सब फेल हो गया, सब पैसा चला गया। यमुना कितनी क्लीन है दिखाने के लिए एक नकली यमुना बनाई आपने प्रधानमंत्री के लिए, और जब वो पकड़ी गई आपकी चोरी तो प्रधानमंत्री आए ही नहीं छठ पूजा में। प्रधानमंत्री छठ पूजा में आए ही नहीं, छठ पूजा की नौटंकी की। और जब आरोप लगाया विपक्ष ने कि आपने छठ पूजा की नौटंकी क्यों की, इतना बड़ा न वो एक नकली जमुना बनाई और ये किया,
तो छठ पूजा का अपमान प्रधानमंत्री ने किया और चुनाव में बीजेपी वाले खुद ही बोल रहे थे कि इन्होंने अपमान किया छठ का, इन्होंने कहा अपमान किया छठ का। छठ पूजा का मजाक तो प्रधानमंत्री ने उड़ाया था। अशोक अशोक भाई, मैं समाप्त जंगली ये आपके एक जगह से करता हूं, क्योंकि उसका एक कारण यह है कि आपके पास थोड़ी अंदर की खबर। ये जो महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के चुनाव अब तय हो गए हैं, दिसंबर के प्रथम सप्ताह में होने हैं, ऐसे समय में पार्थ पवार के ऊपर एकदम से जो ये मामला हो गया, देवेंद्र फडणवीस ने जांच का आदेश दे दिया। एक आपकी टिप्पणी इस पे हो क्या रहा है, और दूसरा ये जो अब साफ हो गया है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे शायद साथ साथ ज्वाइन कर रहे हैं, वो वो तो लड़ शायद रहे साथ में। हाँ, देखिए तो वो महाराष्ट्र कैसे में क्या है, इन दोनों चीजों पे जरा कुछ समझा इसका दीजिए, बता थोड़ा दीजिए। सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। मैं महाराष्ट्र में आपको, जब 5 साल में मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, तब से लेके आज तक सैकड़ों डील बता सकता हूं कि जैसे डील ये पार्थ वाले डील, ठीक है। इसके पहले एक 3,000 करोड़ का जैन हॉस्टल का मामला पकड़ा गया था, वो भी ऐसे ही था। 231 करोड़ में 3,000 करोड़ की जमीन ली गई थी। और मुरलीधर मोहोळ जो मंत्री है कैबिनेट में, सांसद है पूना के, उनके पार्टनर जो एक जमाने में पार्टनर हुआ करते थे, उनके मित्र एक बिल्डर है, उसने ही सौदा किया था। और चर्चा यह कि उस सौदा में नागपुर से पैसे आए थे। अब भाई नागपुर से पूना में कौन पैसा भेजेगा, संघ तो भेजने से रहा, और गडकरी तो कोई चलती नहीं, तो आप समझ जाइए किसने भेजा होगा। लेकिन जब वो एक्सपोज हो गया मामला, तो उसका सॉल्यूशन क्या निकला पता है आपको? अच्छा भाई जमीन वापस कर दो, पैसा वापस कर दो, इशू खत्म। पार्थ के मामले में भी ऐसे ही हुआ। अच्छा वो जमीन वापस कर दो, पैसा वापस कर दो, इशू खत्म। इसका बेस कोकण में है। कोकण के रायगढ़ जिले में लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी ने हाथ मिलाए। ये एकनाथ शिंदे की शिवसेना के गले नहीं उतरी। तो ये सारे कागज बाहर आए, ये उद्योग डिपार्टमेंट से आए। और उद्योग मंत्री सावंत साहब एकनाथ शिंदे के मंत्री हैं, समझ जाइए आप। ये चेक एंड बैलेंस है एक दूसरे को। महाराष्ट्र में लोकल स्थानिक निकाय में तो मजा आ रही है। कई जगह बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस, मतलब माइनस बीजेपी, सब इकट्ठा होकर लड़ रहे हैं। दोनों शिवसेना, दोनों एनसीपी, कांग्रेस अगेंस्ट बीजेपी अलोन। कोल्हापुर में दोनों राष्ट्रवादी एक हो रही है। कई जगह अजित पवार उद्धव ठाकरे एक हो रहे हैं। कई जगह शरद पवार एकनाथ शिंदे एक हो रहे हैं। ये बेसिकली इस लैंड के डील की मैं एक सीरीज लेके आऊंगा अभी आनंद जी। मेरे पास बहुत डॉक्यूमेंट इकट्ठा हो गए, मैं सीरीज लेके आऊंगा। कई जमीनों के घपले हुए ऐसे ही। अब मुझे बताइए, पार्थ पवार वो जमीन खरीदता है 1800 करोड़ रुपए की, 300 करोड़ रुपए में। वो जमीन सरकारी है, वतन की जमीन सरकार ने सीज कर ली है। उसके 7/12 यानी उसके रिकॉर्ड पे गवर्नमेंट जमीन बताया है। फिर भी पुराने पावर ऑफ अटर्नी पे वो जमीन का डील होता है। धन्य रजिस्ट्रार। और डील होते से ही 48 घंटे के अंदर वहां आईटी पार्क प्रपोज होता है और आईटी पार्क सैंक्शन होता है, और आईटी पार्क के चक्कर में पूरी ड्यूटी वेव ऑफ की जाती है। वहां 121 करोड़ रुपए की ड्यूटी बननी चाहिए थी यदि ओरिजिनल कीमत, आपने कीमत 300 करोड़ रुपए की रखी तो 21 करोड़ की ड्यूटी लगती है। आपने स्टैंप ड्यूटी उसको सिर्फ 500 रुपए की कर दी।
उद्योग डिपार्टमेंट बोलता है हमने तो की नहीं, तो की किसने? बिना लेटर का किसने उसकी रजिस्ट्री सिर्फ 500 रुपए की स्टैंप ड्यूटी पे की? अशोक भाई, मैं एक आध तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया। कंपनी में जिसके पास 1% के शेयर है, 1% के शेयर, उसका नाम एफआईआर में है। 99% के शेयर जिसके नाम पे है पार्थ पवार के, वो एफआईआर के बाहर है। और अशोक भाई, मैं ये भी याद दिला दूं यहाँ दर्शकों को कि अशोक चव्हाण ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में उन्होंने अलॉट किए थे अपने कुछ, उनको उसकी वजह से इस्तीफा देना पड़ा था। अपने ससुराल में कुछ फ्लैट्स दिए थे, उसके लिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। लैंड स्कैंडल में मनोहर जोशी के दामाद पूना में कुलकर्णी वो अटके हुए थे, तो उनका इस्तीफा हुआ। लेकिन साहब यहाँ इस्तीफे नहीं होते। यहाँ हमारे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने एक नया योजना चालू की है, और वो यही है, वो मराठी में कहावत है, एकमेका से सहाय करू अवघे धरू सुपंथ, यानी एक दूसरे को सहायता करके एक अच्छे रास्ते पे चल निकलेंगे। तो सपोज महाराष्ट्र में कल आपका घर है और आपके घर में चोरी हो जाती है। चोरी होने के बाद आप कंप्लेंट करते हैं, चोर पकड़ा जाता है, तो आपको बुलाया जाएगा, अरे आनंद जी, ये आपके यहाँ जो चोरी हुई थी ये चोर है और ये माल पकड़ा गया, देखिए आप ही की सामान है ना, हाँ चलो ले जाइए सामान घर। और चोर जी चले जाइए घर, आप निकल लो, अगली बार मिलना मत यार, चोरी करते हो और पकड़ा जाते हो यार, फालतू की बात करते हो, है जाओ जाओ। आप कहो कि अरे वो चोर ने चोरी की ना मेरे यहाँ, उसको कोई सजा वजा, अरे भाई आनंद जी, आपका माल वापस मिल गया, सारा माल वापस मिल गया, फिर चोरी काहे की? ऐसा ही जैन हॉस्टल कांड में इन्होंने किया, जमीन वापस, पैसा वापस, डील कॉल्ड ऑफ, किसी की गलती नहीं। इसमें भी अजीत पवार ने घोषणा कर दी, जमीन वापस कर दी हमने, पैसा वापस ले लिया। लेकिन जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए है, जिस कंपनी का पिछले 3 सालों में कोई टर्नओवर नहीं है, वो कंपनी 300 करोड़ की जमीन खरीदती कैसे है? ईडी माय बाप सुन रहा होगा तो जरा कान पे जरा गिरने दो आपके कुछ। लेकिन फिर सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? जी 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 जी, यही हो रहा है जी। थैंक यू अशोक भाई। और मेरे ख्याल में अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो बिहार का ये जो भी है ये साफ हो चुकी होगी बात, और शायद अपने को ज्यादा आसानी होगी आगे की पॉलिटिक्स इस देश की कैसे चलेगी उसको। चलेगी इसमें। थैंक सो मच, धन्यवाद।